वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और मैं अभिनव आपके लिए लेकर आया हूं 64th बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन। और ये टोटल 150 जो सवाल है जो कि 64वीं बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम इसको 4 पार्ट में देखेंगे। यानी हर पार्ट में 37 से 38 क्वेश्चंस को हम देखेंगे और ये इसका पहला पार्ट है। और देखिए 64th का जो प्रीलिम्स था वो काफी अहम था। और बीपीएससी के हिसाब से भी अगर देखें तो पहली बार ऐसा हुआ था कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 1000 से ज्यादा पोस्ट एक बार में आए थे। उसमें बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट भी रहे हैं। और इस बार देखा गया था, ये जो एग्जाम हुआ था, कि काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हो गए थे ऑप्शन ई के वजह से। ऑप्शन ई में बाद में क्वेश्चंस को डिलीट किया गया। हालांकि ये सब स्टेट लेवल के एग्जाम्स में कई बार देखा जाता है और बिहार उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आपको मैं हर बार यही कहता हूं कि आप कभी भी 100 नंबर लाने की तैयारी नहीं करना। 100 मार्क्स लाइएगा और 6-7 नंबर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और आप क्या होता है कि किसी भी कैटेगरी से या किसी नॉन कैटेगरी से मतलब जनरल कैटेगरी से आप मैच से बाहर हो जाते हैं पहले ही राउंड में। इसके लिए मेरा हमेशा से ये कहना है कि आप 110 की तैयारी करिए एटलीस्ट। यानी 110 मार्क्स तो आने चाहिए। और मान लीजिए कि आयोग 10 क्वेश्चंस डिलीट कर देता है, हटा देता है, आंसर दूसरा ले लेता है। कई बार कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, हम अभी देखेंगे इसमें भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर कंट्रोवर्सी उखड़ के आ जाती है सामने। तो अब भी आप सेफ जोन में रहेंगे और यही उसका मूल मंत्र है। यानी तैयारी जो है ना, उसको थोड़ा सा एक एस दे दीजिए। अभी से एकदम लग जाइए, अभी भी आपके पास पूरा वक्त है आपके आने वाले एग्जाम्स में। और प्रीलिम्स के इन क्वेश्चन से आइडिया लेना है आपको कि किन किन चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए। ओके, तो देखिए हम सबसे पहले सवाल पर चलते हैं, जहां कहा गया है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इंग्लिश में मैं बोल दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग द सिपोज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस। यानी इसमें से कौन सा एक फैक्टर नहीं था। यानी बाकी सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ये रेबल हो गए, लेकिन एक फैक्टर है। अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास। कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं, वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, जिस बात से लोगों में गुस्सा था, लोग रोष थे। दूसरा है जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश। और ऐसा पहले के हिंदुइज्म में या इंडियन कल्चर में था कि अगर आप समुद्री यात्रा कर लेते हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और जब उनको अन्य देशों में, अफ्रीका में, मॉरिशस में या फिर सेंट्रल अमेरिका ले जाया जा रहा था, तो उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये हमारे धर्म पर एक अटैक है। तो इस वजह से भी लोग गुस्सा थे, रेबल में आ गए थे। तीसरा है भत्ते की रोकथाम। ये बहुत है अच्छी बात है कि लोगों का जो सिपोही थे उनके भत्ते रोके गए थे, जिसके वजह से उनमें गुस्सा था। चौथा ऑप्शन है अधिकारियों की अक्षमता, यानी कि द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स। तो क्या ये एक अपने आप में फैक्टर था? ऑप्शन डी सोचना है आपको। और देखिए जब इसका आंसर रिलीज किया गया, मतलब कि आयोग के द्वारा आंसर की में, तो उसका आंसर डी लिया गया था कि अधिकारियों की जो अक्षमता है, यानी जो उनकी इनकैपेबिलिटी थी, वो कहीं से भी रिबेलियन की वजह नहीं थी। और यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। और आप जानते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में कि इसको अच्छे से आपको कवर कर लेना है कि उसके तत्कालिक कारण क्या थे और वजह क्या थे। मतलब धनी वर्ग क्यों उनसे गुस्सा था, गरीब क्यों गुस्सा था, जमींदार को क्या दिक्कत थी, किसानों को क्या दिक्कत थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखा, और कौन व्यक्ति कहां से लीड कर रहे थे। पीर अली पटना में, यहाँ पर आप देखेंगे भी कि बिहार के क्षेत्र के लिए बाबू कुंवर सिंह, ये किस तरीके से रोहिणी से शुरुआत होती है चीजों की। इन चीजों पर आपकी एक बहुत ही अच्छी फोकस होनी चाहिए। ओके, तो जो जनरल सर्विस इन लिस्टमेंट एक्ट है 1857 का, कहीं ना कहीं ये प्रोविजंस बनाया कि ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स या रिक्रूट्स जो होंगे विल हैव टू सर्व एनीवेयर जहां पर की कंपनी की रिक्वायरमेंट हो। और ये कहीं ना कहीं हिंदू सिपोइज को आहत पहुंचाने का काम किया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कहा गया कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, ये जफर उनका पेन नेम था क्योंकि ये लिखने का काम भी करते थे, उर्दू पोएट्री वगैरह में इनकी अच्छी पकड़ थी। कि बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उनके साम्राज्य की सीमा थी, कि उनका जो साम्राज्य है कितना विस्तार है। ये पूछा गया है कि चांदनी चौक से लेके पालम तक, ये दोनों इलाके दिल्ली में ही आते हैं, या दिल्ली से बिहार तक, या पेशावर से बिहार तक, या पेशावर से वाराणसी तक, या ऑप्शन ही था उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक।
अब ये सवाल है, लोग कह रहे थे कि इनकी सीमा जो है काफी सिकुड़ गई थी, तो हमें ऑप्शन ए ले लेना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली बीपीएससी इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया और कहा कि इस क्वेश्चन को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, आप जो भी ऑप्शन लिए हैं इस क्वेश्चन को ही डायरेक्टली हटा दिया गया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो बीपीएससी डिलीट करती है, हर बार का ये उनका ट्रेंड है। तो ये क्वेश्चन हट गया। अब अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें कहा गया कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिबल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम। यानी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही थी तो बहुत सारे लोग बगावत कर रहे थे, कुछ लोग नहीं भी बगावत किए। तो कौन बगावत नहीं किए? विजयनगरम का राजा, या फिर हैदराबाद का निजाम, या तमिलनाडु के पोलीगार, या फिर त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी। वो कौन से व्यक्ति हैं जो बगावत नहीं किए, जो रिबेलियस नहीं थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, सोचिए, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जो हैदराबाद के निजाम हैं इन्होंने बगावत नहीं किया था। और ये बात कब की हो रही है, ऐसे अगर आपको समझना हो तो बात है 1798 की, 1798 की बात है। 1798 में हैदराबाद का जो निजाम है पहला भारतीय राज्य बना जिसने अनुबंध पर हस्ताक्षर करके ब्रिटिश सुरक्षा स्वीकार की थी। और उन्होंने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, जो कि 1803 से 5 के बीच चला है, और तृतीय जो मराठा युद्ध हुआ है आंग्ल मराठा, यानी 1817 से 19 के बीच में, और आंग्ल मैसूर युद्धों में अंग्रेजों की सहायता की, और 1857 में भी वो अंग्रेजों के वफादार रहे हैं। तो ये है हैदराबाद का जो निजाम है, उसकी बात हो रही है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति लॉयल्टी अपनी शो करा। तो 3 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर बात की जा रही है नील विद्रोह। नील विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया कि नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, क्या ये बात था? यानी कि जब पीजेंट थे, नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू प्लांट या ग्रो। दूसरा हो गया कि रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, कि द पीजेंट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड नॉट टू, क्या ये बात सही है? और तीसरा है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। ठीक है, क्या ये बात है कि उनको दिया जा रहा है कि नहीं आपको खेती करना है लेकिन सही प्राइस नहीं मिल रहा था? और चौथा ऑप्शन है कि नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोह आंदोलन था। क्या था ये नील विद्रोह, आपको बताना है। और ये 1800 मतलब 18 सेंचुरी का है, 17 सेंचुरी का है, आपको ऐसे सोच के बताना है। ठीक है, तो ये बात नील विद्रोह की जो है वो 1859 और 1860 में रही है, यानी ये महात्मा गांधी का जो नील का सत्याग्रह है उससे कनेक्ट करते हुए आपको नहीं देखना है। वो तो बिहार का है चंपारण सत्याग्रह, और ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, और उसकी वजह थी ऑप्शन सी, यानी रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। ओके, और नील की खेती बंगाल में 1777 के करीब शुरू हो गई थी, और यह मुख्यतः 2 स्वरूपों में होती थी, एक निज आब्द और एक रैयत के हिसाब से। तो नील जो निज हो गया यानी जो पर्सनल हो गया, तो वो अपनी भूमि पर नील उगाने का उत्पादन सीधा कमाई मालिक के नियंत्रण में होता था। और जो रैयत वाला हो गया सिस्टम, आप समझ रहे हैं कि वहां पर एक तरीके का फोर्स्ड एम्प्लॉयमेंट वाली चीज हो गई। यहाँ पर जो प्लांटर्स थे, जो बगान के मालिक थे, वो रेवती कल्टीवेशन में, तो उनको जबरन उगाया जाता था, एक तरीके का उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता था और उनको अंडर पे किया जाता था। तो 4, और इसका सही जवाब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, और यहाँ पर बात की जा रही है 1875 के डेक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था, यानी इमीडिएट कॉज क्या थे जो डेक्कन रॉयट्स हुए हैं 1875 में। 1875 का जो दौर है वो इंपॉर्टेंट है वैसे भी, जब आप देखते हैं कि आर्य समाज वगैरह की स्थापना जो है 1875 में हुई है। तो क्या अकाल की छाया यानी कि फेमिन एक वजह था, या फिर महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, या मतलब कि जो हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज बाय महाजन, या ऊंची भू राजस्व दर यानी हाई लैंड रेवेन्यू रेट्स, या जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध यानी प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंपोजिशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स, क्या वजह थी 1875 के डेक्कन रॉयट्स की?
और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी महाजनों के द्वारा जो ऊंची ब्याज दर वसूली जा रही थी, उसके वजह से कहीं ना कहीं लोग गुस्सा थे और वही विद्रोह के रूप में सामने आता है डेक्कन रॉयट्स। ओके, तो ये आप एक इंपॉर्टेंट घटना है, इसके बारे में जानना चाहिए। और बात है 12 मई 1875 को रैयतों ने सुपा गांव में इकट्ठे होकर दुकानदारों पर उनके बही खाता और जो भी कर्ज के प्रपत्र थे सबको जला दिया। ओके, आक्रमण कर दिए और जो भी बही खाता बुक था, लेखा जोखा, उसको हटा दिया। अन्न के दुकानों पर लूटपाट भी किया और घर जो साहूकार थे, सेठ थे, उनके घरों को आग लगा दी। और बाद में होता क्या है कि दक्कन रैयत आयोग का रिपोर्ट जो है 1878 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी, यानी कि द रिपोर्ट ऑफ द दक्कन रॉयट्स कमीशन वाज प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1878, यानी 3 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं और यहां पर बात होती है कि रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से भी लड़ते थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? यानी एक पर्सनालिटी है जिनका नाम है रजनी पाम दत्त, और उन्होंने कहा है कि दे बोथ फॉट एंड कोलैबोरेटेड विथ इंपीरियलिज्म। ये किसके बारे में वो कह रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, या स्वराज पार्टी के बारे में, या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में? यानी ये भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद वाली एसोसिएशन हो गई। किसके बारे में ये रजनी पाम दत्त ये बात कह रहे हैं? और ये बात कर रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। इनका अपना कहने का कंटेक्स्ट था। और इनका ये तस्वीर है जिसके पीछे आप देख रहे हैं कि व्लादिमीर लेनिन की तस्वीर लगी हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? यानी इसमें से कौन सा एक नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं है? और यहाँ पर इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, द हिंदू, बंगाली, दी महर्ता और द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि इसमें से कौन एक नेशनलिस्ट जर्नल न्यूज़पेपर नहीं है। सब न्यूज़पेपर जो भी इंपॉर्टेंट है नेशनलिज्म के दौर में, उन सब का आपको नाम पता होना चाहिए, कब पब्लिश हुए, किसके द्वारा किए गए। ओके, और बात यह है कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, ये एक ऐसा इकलौता कह लें कि पेपर हुआ करता था जिसने स्थापना ब्रिटिश राज की नीतियों का विरोध करने के लिए ही किया गया था। उसका एस्टेब्लिशमेंट भी इसीलिए किया गया था। और 20 सितंबर 1878 को सर टी मुथुस्वामी अय्यर को मद्रास उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति पद से हटाने के लिए एंग्लो भारतीय प्रेस द्वारा किए जा रहे मुहिम के विरोध की शुरुआत की थी। ये सब कुछ होता है। और ये 1881 की बात है, 1881 की बात है, जब बाल गंगाधर तिलक 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। एक इंग्लिश में होता है और एक होता है मराठी में। ठीक है, तो जो मराठी में होता है उसका नाम केसरी होता है और जो इंग्लिश में होता है उसका नाम होता है मराठा या महर्टा, जो आप कह लें वो आपको उचित लगे। ओके, इसी तरीके से बंगाली न्यूज़पेपर काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आप जरूर पढ़े होंगे कि ये भी एक नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर है और इसकी स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की थी 1862 में। ओके, लेकिन जो ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसका ऐसा कुछ लेना देना नेशनलिज्म से नहीं था, बल्कि बॉम्बे टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के जो भी कुछ लोग हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना 1838 में की गई थी टू सर्व द ब्रिटिश रेजिडेंट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ओके, और ये एक तरीके से 1851 में डेली न्यूज़पेपर बन जाता है, डेली आने लगता है। एंड चार्ज इसका नाम बदल के टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया था 1861 में। ओके, तो यही करेक्ट आंसर हो गया, यही एक नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं है, बाकी सारे नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज और रहनुमई मजय दर्शन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। अब ये काफी आसान है क्योंकि आप सारे ऑप्शंस नहीं भी जानते हैं, सारे नाम नहीं भी जानते हैं, एक दो भी अगर आप जानते हैं तो मैच करा के इसका सही जवाब दे पाएंगे। और देखिए ये 65th में भी यहाँ पर ये प्रार्थना समाज वगैरह, इन सत्य शोधक समाज, इन चीजों का रिपीटेशन हुआ है। तो ऐसे भी आपके लिए पता होना चाहिए कि इन चीजों पर बार बार क्वेश्चन पूछते हैं बीपीएससी वाले। ओके, तो इनको बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। जो भी इस तरीके से ब्लॉक्स, ग्रुपिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं आजादी के पहले के भारत में, रिफॉर्म मूवमेंट्स या फिर रिवाइवल वाले मूवमेंट जो भी चले हैं, उनके बारे में अच्छी इंसाइट्स रख लेनी पड़ेगी। ओके,
तो देखिए, प्रार्थना समाज है, इससे रिलेटेड हो गए आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। इसी तरीके से यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख का है। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। और रहनुमई मजदेशन, ये नौरोजी फुरदौंजी के द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सभाएं बनाई गई हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी। अब डिटेल्स में मैं बहुत ज्यादा यहाँ नहीं बता पाऊंगा, आप इसको अच्छे से स्पेक्ट्रम वगैरह की हिस्ट्री की बुक से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। निम्न या नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम सही संयोजन ज्ञात कीजिए। फिर इसी तरीके का ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए कितना आसान और ट्रिकी क्वेश्चन था। यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है, और यहाँ पूछा गया है ना ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र है, तो द हिंदू तो ऐसे ही पता चल गया कि राष्ट्रवादी है, बंगाली राष्ट्रवादी है, इतना आसान था। और अभी हमने जिक्र किया कि द हिंदू किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था, केसरी और महर्टा किसके द्वारा, तो ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। तो द हिंदू तो जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक, इसी तरीके से बंगाली जो है इनसे रिलेटेड है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, और हिंदुस्तानी जो हो गया तो गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक है ये गोपाल कृष्ण गोखले जी का ये एक संपादक इसके हुआ करते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। ओके, तो 9 नंबर सवाल और इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे थे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कब से, कब ये मतलब इनमें चेंजेज आते हैं। वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, इसके बाद मतलब जब वो एक पॉपुलर टीचर बने, या उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू की, इसके बाद ये लोकमान्य तिलक कहलाने लगे, या सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, यानी गवर्नमेंट उनको एक्यूज बनाती है, एक्यूज करती है रैंड मर्डर में, या फिर उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया तब वो लोकमान्य कहे जाने लगे। आपको सही जवाब इसका बताना है। ओके, या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ई है, यानी ऐसी एक कोई इंसिडेंस नहीं है कि उसके बाद वो लोकमान्य तिलक कहलाने लगे। ओके, तो लोकमान्य कहा जाता था यानी ऐसा एक लीडर जो कि लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड हो, लोग यानी लोगों के द्वारा मान्य है। और इसका कोई एक सही टाइम, फिक्स टाइम के पीछे कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो प्लेग कमीशन है और उसको लेकर जो एक वो पोएट्री लिखते हैं जिसके बाद चांपेकर मर्डर कर देते हैं रैंड का, वो घटना कुछ का और कुछ मानना है करते करते, यानी इसका करेक्ट आंसर बीपीएससी ने भी ई लिया था कि एक से अधिक वजह है जिसके वजह से ये लोकमान्य तिलक कहलाने लगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी। ये सब बड़े अजीब सवाल बीपीएससी पूछता है, न जाने क्या सोच के पूछता है कि 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज्यादा, 25 साल और 25 साल से थोड़ा ज्यादा। अब आप ही सोचिए कि ऐसे सवाल का क्या लॉजिक हो सकता है। अगर आपको लॉजिक मिलता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 21 साल से थोड़ा ज्यादा। ओके, तो ऐसे ही भगत सिंह का जन्म जो है 1907 का है, 1907 का जन्म है उनका। और जब उन्होंने ये बम फेंका है, ओके, तो वो गिरफ्तार किए गए हैं। तो 8 अप्रैल का दिन था और 1929 में। तो एज कितनी हो गई, करीब 22 साल एज हुई, यानी 21 साल से ज्यादा। रेशनली यही है। चलिए, इस पर बहुत ज्यादा आप ऐसे क्वेश्चंस में कुछ कर नहीं सकते हैं, ये आसान क्वेश्चंस होते हैं कि बस आप नंबर बटोर लो, इकट्ठे कर लो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। द जालियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हिच गांधीयन सत्याग्रह। स्वदेशी सत्याग्रह की वजह से, या रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, या फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह। चलिए इसका जवाब आप ढूंढिए। ओके, और आप जानते हैं कि ये जो एक बहुत ही ऑपरेसिव कानून बनाया गया था, रॉलेट एक्ट आया था, कि सरकार बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर। इसी के विरोध में इकट्ठे हुए थे लोग जालियांवाले बाग में, जहां पर कि ये नरसंहार मैसेकर हुआ था। और इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं।
कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? और ऑप्शंस हैं आरा, बेतिया, पटना और वाराणसी। और ऑप्शन ई है एक से अधिक या एक में से कोई नहीं। तो देखिए, जो भी लोग बिहार से हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये विद्रोह कुंवर सिंह भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर शाहाबाद, उस समय का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर जो आरा हुआ करता था, वहां से लीड कर रहे थे। वहां बहुत सारे इनसे रिलेटेड एविडेंसेज भी हैं। लेकिन अंत में ये मामला कोर्ट कचहरी में पहुंच गया, क्योंकि बीपीएससी ने फाइनली इसका आंसर भी लिया था। और जो भी सरकार के तरफ से या कह लें बीपीएससी के तरफ से जो भी व्यक्ति आए थे एडवोकेसी के लिए, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, बड़े रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं, उन्होंने फाइनली यही कहा कि भले ही वो शारीरिक रूप से आरा में मौजूद थे, लेकिन मानसिक रूप से वो पटना में थे, और करेक्ट आंसर भी लिया गया। खैर, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? इन विच टेरिटरी डिड ट्राइबल्स रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश? बिहार में, पंजाब में, सिंध में या काठियावाड़? काठियावाड़ यानी कि गुजरात का क्षेत्र। करेक्ट आंसर आपको सोच के बताना है। और देखिए, आप ये समझिए कि सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपना जो फोर्टिफिकेशन करना शुरू करते हैं और अपना कानून व्यवस्था लागू करते हैं, अपना सिक्का छापना शुरू करते हैं, वो सारा काम जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में हो रहा था। तो यहीं पर सबसे पहले ट्राइबल का रिबेलियन, पीजेंट रिबेलियन सब एक्सपीरियंस किया गया। तो जो बिहार का क्षेत्र है वो उस समय, आज का जो ये मॉडर्न झारखंड हो गया है, यहीं पर सबसे अधिक रिबेलियन देखा गया था। और ये इसका एक रीजन हो गया था सबसे पहले। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि केवल इसी क्षेत्र में देखा गया है, क्योंकि सवाल पूछा गया किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो क्या सिंध के क्षेत्र में नहीं हुआ? क्या पंजाब के क्षेत्र या काठियावाड़ के क्षेत्र में नहीं हुआ? सोचना है। लेकिन ये आप देखेंगे कि ये कई जगहों पर इस तरीके से विद्रोह किए गए। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ कोल विद्रोह किया गया, संथाल विद्रोह किया गया, छत्तीसगढ़ बस्तर में भी विद्रोह किया गया, महाराष्ट्र में भी विद्रोह हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई कायदे से ले लेना चाहिए कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो इसके क्षेत्र थे जहां पर की रिबेलियन हुए हैं। उड़ीसा में हुए हैं, असम के क्षेत्र में देखा गया है, तो जो उस समय का बॉम्बे प्रेसिडेंसी है वहां पर भी देखा गया। तो बहुत जगहों पर देखा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। ये स्टेटमेंट किसका है? अगर मैं इस लाइन को इंग्लिश में पढ़ दूं, सो ऑलवेज विद द एसेंट and often to the dictates of the Chamber of Commerce, the government of India is carried on, and this is called white man burden। यानी अंग्रेजों का, गोरों के ऊपर एक तरीके से ये बोझ है जो इंडिया है। ये लाइन किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने, या महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा जी, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने, या इनमें से कोई नहीं? सोच के आपको सही जवाब देना है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार से इत्तेफाक रखने वाले सच्चिदानंद सिन्हा। भोजपुर जो बिहार का क्षेत्र है वहां से ये रिलेटेड है। ओके, और इन्होंने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट की थी, इनके द्वारा जो संपादित समाचार पत्र है उसका नाम था इंडियन पीपुल। ओके, और उन्होंने उसमें ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया था। और 1903 में उन्होंने ये बात लिखी थी कि मतलब लॉर्ड कर्जन को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने इस तरीके के स्टेटमेंट्स लिखे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? मेरे हिसाब से ये 150 सवालों में सबसे आसान क्वेश्चन था। और इसमें इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए थे, अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्या होगा सही जवाब? इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे भी आप केक याद रख लीजिएगा। तो केक में ई साइलेंट है, तो सबसे पहले हो गया चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा की बात आती है। ओके, केक। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था। ओके, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई।
एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। वो प्रदेश कौन सा था? मतलब वो आंध्र प्रदेश की बात है या बॉम्बे प्रेसिडेंसी या बिहार या गुजरात, कहाँ की जो गवर्नमेंट थी इस तरीके से एक इश्तेहार देती है पेपर में कि शराब पीना कहाँ गलत बात है, जो भी बड़े बड़े हस्ती हुए हैं दुनिया में वो सारे शराब पीते हैं। तो इस तरीके का इंडिया में एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया था? गांधी जी के जो शराबबंदी का एक प्रोविजन था उसके अगेंस्ट। तो ये बात हमारे बिहार की है, बहुत महान बात है। तो 17 का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ओके, हालांकि अभी बिहार में शराबबंदी है, ये भी एक अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? कि नमक बनाए ही, नमक कानून को तोड़े ही, लेकिन साथ में यहाँ पर बिहार के लोग एक नया सिस्टम डेवलप कर लिए कि हम एक टैक्स नहीं देंगे। ओके, वो कौन सा टैक्स देने से मना कर रहे थे? चौकीदारी कर या हाथी कर या डेवलपमेंट कर या मलबा कर? तो देखिए ये बिहार में या जो भी ईस्टर्न इंडिया है वहां पे चौकीदारी कर बंदी का एक नया ट्रेंड आ गया, एक तरीके का नया बगावत आ गया। तो 18 का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। यानी लोग बोले कि हम अब चौकीदारी कर नहीं देंगे जो कि हम दिया करते थे। और गांधी जी जब नमक बनाते हैं, 6 अप्रैल 1930 की बात है, जब गांधी जी नमक कानून को तोड़ देते हैं, दांडी यात्रा करते हैं, वहां पहुंचते हैं और यहाँ पर नमक कानून को तोड़ते हैं। तो दुनिया मैंने कह दिया, इंडिया भर में आप देखेंगे कि कई जगहों पर ये तोड़ा जाता है, नमक कानून को तोड़ा जाता है। लोग लोकली वहां पर नमक कानून के विरोध में इस तरीके से जाते थे, मार्च करते थे और नमक बनाते थे और बोलते थे कि ये हमारा एक्सक्लूसिव राइट है, इस पर हमारा कोई विरोध नहीं कर सकता है, नमक तो हमारा बेसिक नीड है। ओके, हालांकि गांधी जी से पहले सॉल्ट टैक्स की बात दादा भाई नौरोजी भी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? देखिए बात हो रही है 1938 की, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन इस तरीके से हैं कि भारत का युद्ध में शरीक होना, क्या इसके वजह से? ये बात 1938 की है, 1939 में युद्ध शुरू हुआ है। दूसरा है कि गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, या अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर यानी हाई टैक्स बीइंग इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश, या राजनीतिक बंदियों को छोड़ना यानी फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, क्या इसके वजह से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी बिहार की वो रिजाइन कर देती है फेब 1938 में? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी ही है कि जो राजनीतिक बंदियों को छुड़ाने की मांग पर ये डिसॉल्व हो जाता है गवर्नमेंट। हालांकि इसको भी लेकर कुछ लोग कह रहे थे कि ये क्वेश्चन सही नहीं है, गलत है। खैर आंसर की में जो मान लिया गया वही फाइनल आंसर होता है और 19 का सही जवाब आंसर की ने डी दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? और इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए हैं, स्वामी सहजानंद, करयानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान या फिर यदुनंदन शर्मा। ओके, और आपको सही जवाब इसका बताना है। तो कौन कौन लोग जुड़े थे? तो ये चारों जो पर्सनालिटीज हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी और इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ई। इन चीजों को हमने बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर किया है, इसके लिए आप स्टडी आईक्यू के वीडियोज को देख सकते हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन में। अब देखिए यहां से मैथ शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, यहाँ कहा गया है कि एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर है यानी लेंथ जो है 12 मीटर है, जो चौड़ाई है 9 मीटर है और हाइट जो है उसकी ऊंचाई जो है 8 मीटर है, तो उसमें सबसे लंबा कितना लंबा पोल रखा जा सकता है? यानी कि जैसे इस तरीके का एक रूम का स्ट्रक्चर हो गया, क्यूबॉइड है। ओके, तो इसमें सबसे लंबा कितना लंबा पोल रखा जा सकता है? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला से आप डिराइव कर सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि ये हाइट है तो इसका लेंथ जो है 12 मीटर है, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस ब्रीथ है 9 मीटर तो 81 हो गया उसका स्क्वायर, और 8 मीटर उसकी ऊंचाई है तो इसका 8 का स्क्वायर 64 हो गया। जब सब जोड़ देते हैं तो आप क्या पाते हैं कि ये हो गया अंडर रूट 289, यानी कि 17 मीटर की सबसे लंबी इसमें पोल रखी जा सकती है। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी। आसान सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं, जहां कहा गया है रेलगाड़ी बीपीएससी का फेवरेट है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबे एक पुल को पार कर सकती है कितने टाइम में। ओके, तो यहाँ उत्तर दिशा में जाए चाहे दक्षिण दिशा में कोई मतलब नहीं था, डिस्टर्ब करने का एक तरीका था। तो स्पीड कितनी हो गई 144 km पर आवर। इसको आपको करना क्या है कि मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लेना है, तो काम आसान हो जाएगा। और फिर टोटल डिस्टेंस जो है वो हमें पता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड निकालेंगे तो सीधे सीधे टाइम का पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए अब इसको क्या करते हैं कि 5/18 से गुना कर देते हैं तो हमें मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। यहां पर ही 5/18 से इसको गुना कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, सीधे ये 8 बार में चला गया तो ये हो गया 40 मीटर पर सेकंड। ये आ गई मीटर पर सेकंड में स्पीड। टोटल लेंथ कितना कवर करना है, तो 250 मीटर पुल और ट्रेन की अपनी टोटल लेंथ है 150 मीटर बाई 40, यानी कि 400/40, मतलब हो गया कि 10 सेकंड में ये पार कर जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 22 का, ऑप्शन डी, 10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, यानी प्राइम नंबर्स कितने आते हैं 1 से लेके 50 के बीच में। तो देखिए 1 जो नंबर है ना, ये ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ये कोई भी नंबर नहीं है। 2 जो है पहला प्राइम है, 3 जो है दूसरा प्राइम है, इस तरीके से 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ओके, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, यही वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। और इनकी टोटल संख्या कितनी है, ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, अभीष्ट भी कहते हैं, टोटल 15 है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, यदि x का मान दिया गया है -2/3 तो 9x² -3x -11 का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो चलिए इन चीजों में बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं वेस्ट करना है, सीधे वैल्यू पुट करके आंसर ला लीजिए। 9 इंटू -2/3 का स्क्वायर -3 इंटू -2/3 -11। ओके, तो ये देखिए ये माइनस है और इसका स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा। 9 इंटू 4/9 माइनस, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, क्या हो गया ये 6/3 -11, यानी कि अब हम आगे देखते हैं तो ये हो गया 4 + 2 -11, यानी कि हो गया 6 - 11 = 5। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया -5, यानी ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। और यहाँ कहा गया है कि एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। अब ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन हर बार बीपीएससी पूछता ही है। 66% हिंदी तथा 59% हिस्ट्री लेते हैं। तो कुल उम्मीदवारों की अगर संख्या 3000 थी तो कितने उम्मीदवार थे जो हिंदी और इतिहास दोनों लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन वाला जो तरीका है। तो देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप नंबर निकाल लीजिए ना, यही बात बताई गई है ना। ओके, यदि हमने इस तरीके से ले लिया है कि ये ए जो है ये हिंदी वाले हैं और जो बी है वो हिस्ट्री वाले हैं, तो ए का संख्या कितना हो गया, कहा गया है ना कि ये 66% है, तो 3000 गुने 66/100, यही हो गया, ये दोनों कट जाता है। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1980। अब यही बात कहा गया हिस्ट्री वालों के लिए कि 59% है, ये कितना हो जाएगा बताएंगे, आप भी कैलकुलेट करिए साथ में। ये होगा 1770, ये फिगर आ जाता है। अब आपको निकालना है इंटरसेक्शन का वैल्यू, और आप फॉर्मूला जानते हैं इस तरीके से कि ये फॉर्मूला हमेशा यूज होगा। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3000 = 1980 + 1770, ये माइनस होगा, ओके, -n a इंटरसेक्शन b। ओके, चलिए अब क्या हो जाएगा, ये
ये दोनों सम होके इधर आ जा रहा है ना। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे 750। आप भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, रीचेक कर लेना जरूरी है आपका भी। ओके, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी, यानी 750। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ x की वैल्यू दी गई है, तो सीधे आपसे ये कैलकुलेशन करके पूछा गया है कि x का मान कितना होगा। ओके, तो ये इस तरीके से अंडर रूट लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि इसका पावर है 1/2। और ये देखिए टोटल कितने यहाँ पर डेसिमल के बाद नंबर है, 2 4 6 8। और डिनोमिनेटर में कितने हैं, हर में 2 4 6 8। यानी कि जब दोनों में इक्वल यहाँ पर ये पॉइंट के बाद नंबर है, डेसिमल के बाद नंबर की मतलब इक्वल है, तो क्या करेंगे हम यहाँ डेसिमल को हटा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ऊपर बच गया 12 25 और नीचे हो गया 5329, और इसका पावर हम सीधे 1/2 ले लेते हैं। ओके, यानी कि अंडर रूट 1225 बाई अंडर रूट 5329। अब ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि ये जो 1225 है ये 35 का स्क्वायर होता है, और ये जो 5329 है ये 73 का स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर काफी इजीली मिल जाता है ऑप्शन ए। अगर नहीं भी मिलता है ना, यहाँ पर भी आप आ जाते हैं और आप सोचते हैं कि कितना होना चाहिए, तो एक लमसम आइडिया से लेके एक दो भी ऑप्शन आप अगर मल्टीप्लाई करके देख लें, बहुत समय होता है। तो यहाँ अगर आप स्क्वायर नहीं भी निकाल पाते हैं कि ये कितने का स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर कितने का है, तो कोई बात नहीं, काफी समय होता है, मल्टीप्लाई करके इजिली आप आंसर निकाल सकते हैं। 26 का सही जवाब ऑप्शन ए। 27 नंबर सवाल पर आते हैं कि यदि x प्लस 1/y इक्वल टू 1 और y प्लस 1/z इक्वल टू 1, तब z प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा। ओके, तो इन तरीके के चीजों को अगर आप क्या करिएगा, पहले लिखते चले जाइए। x प्लस 1/y इक्वल टू 1, इसका ये मतलब हुआ कि 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1/y, इसलिए y का मतलब क्या हो गया, अगर आप कहें तो ये उलट जाएगा ना, 1/1 माइनस एक्स। ये चीज तो आप y के टर्म्स में x का वैल्यू पा लिए, या x के टर्म्स में y का वैल्यू, दोनों सही है। इसी तरीके से y प्लस 1/z इक्वल टू 1 लिखा गया था, तो आप कह सकते हैं कि जो z है इसका मतलब हो गया 1/1 माइनस y। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लिए इसको भी। अब आपके पास अगला काम ये करना है कि आप इस वैल्यू को, अब ये जो y है यहाँ पर, इसको इस टर्म से रिप्लेस कर दीजिए। चलिए ये भी काम हम कर लेते हैं। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि z इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/1 माइनस एक्स, ऐसे लिख दिए। यानी कि चलिए अब यहाँ पर क्या है कि कॉमन ले लेते हैं वहां पे 1 माइनस एक्स को। अब आसान हो गया ना, 1 माइनस एक्स माइनस 1। अब ये 1 1 कट गया, और यहाँ पर ये चीज टर्म बच गया, माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। ओके, तो अब हम इस टर्म को ऊपर लेके आ गए यहाँ पे, तो क्या हो गया, यहाँ पे लिखते हैं इस साइड में, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस एक्स बाई माइनस एक्स, यही चीज है ना। यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, -1/x प्लस 1, यही आएगा ना। या इसको थोड़े अच्छे से लिख लेंगे तो 1 माइनस 1/x लिखेंगे, जो कि बराबर है z के, यही है ना z। ठीक है, अब आप इस तरीके से जो पूछा गया है उसका जवाब दे देंगे कि z प्लस 1/x इक्वल टू 1, यही चीज पूछा गया था ना, z प्लस 1/x, और उसका मान कितना आ गया 1। तो 27 का सही जवाब ऑप्शन बी। 28 नंबर सवाल कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि हम माँ की आयु जोड़ दें तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु ज्ञात करनी है। आसान सवाल है। अगर 4 बहनें हैं और उनका एवरेज एज 7 ईयर्स है, तो उनका टोटल एज कितना हो गया, ये हो गया टोटल 28 ईयर्स। अगर माँ को भी ऐड कर दिया जाए तो टोटल नंबर हो जाता है 5, और उनका एवरेज जो है वो कितना बढ़ जाता है, तो औसत जो है 6 वर्ष बढ़ जाती है एवरेज, यानी जो टोटल एवरेज है वो 7 प्लस 6 हो जाती है, 7 प्लस 6, यानी कि ये 13 हो जाती है। तो टोटल एज यहाँ पर कितनी हो गई, ये सम 65,
ये 4 बहनों का एज है और ये 4 बहनों का एज मम्मी के साथ ऐड करके है, यानी 65 माइनस 28 आप कर देंगे और जो वैल्यू आएगा वही तो माँ की एज हो जाएगी ना यहाँ पे, तो ये हो गई 37 ईयर्स, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 29, यहां पूछा गया है कि 3 का पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 का पावर 2x प्लस 1, तो x का वैल्यू निकालना है। ये हर बार बीपीएससी ऐसा सवाल पूछता है और आप जानते हैं कि ये 3 और 27 एक दूसरे से रिलेटेड हैं। 27 का मतलब होता है 3 का पावर 3। तो चलिए अब 27 को हम ऐसे लिखते हैं 3 का पावर 3 और फिर ऐसे 2x प्लस 3 कर देते हैं, सॉरी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का पावर x प्लस 8। अब ये दोनों का बेस तो सेम है, हटा दीजिए, तो 6x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 8, इसलिए आप देख रहे हैं कि 5x इज इक्वल टू 5 और x का वैल्यू आ गया 1 जो कि पूछा गया है। तो 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, यदि एस यानी कि समेशन पूछा जा रहा है और ये साइन हो गया ऐड करने के लिए, सिग्मा 10 तक लेना है 2n प्लस, और इस तरीके से ये 1/2 है, यहाँ पर आप देख लीजिए, जो हिंदी में मिसिंग है यानी उसको इंग्लिश वाला टर्म सही माना जाता है ऐसे भी। तो एस का वैल्यू कितना होगा? ये 65वीं में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया। मतलब यही हुआ ना कि आप एक बार n का मतलब हो गया कि एक बार वैल्यू 1 लीजिए, एक बार 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 ऐसे 10 तक लीजिए, और हर बार ये 1/2 तो कॉमन ही है ना, मतलब 10 बार 1/2 अलग है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 गुने 1 जोड़ 2 जोड़ 3 ऐसे ऐसे 10 तक है। यही आपसे पूछा गया है, फाइनल वैल्यू पूछा गया है। तो इसका मान तो खुद ब खुद कितना हो गया? ये 5 हो गया ना, ये 5, इसको अलग कर देते हैं और हमें इसको कैलकुलेट करना है। आप जानते हैं कि जब ऐसे टर्म्स दिए जाते हैं लगातार तो उनका सम होता है n इंटू n प्लस 1/2, लेकिन यहाँ पर एक 2 यहाँ एक्स्ट्रा भी तो है ना, तो इसको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2 कट गया, यानी n का मतलब कितना हो गया यहाँ पे? 10, तो 10 गुने 11 इज इक्वल टू 110, और 110 में ये 5 जुड़ गया तो 115 इसका सही जवाब आएगा। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो गया इसका। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, साइंस शुरू हो जाता है यहाँ पर, और पूछा गया है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, ना कि एसिडिक ना ही बेसिक। तो प्योर वाटर यहाँ लिखा भी हुआ है, प्योर वाटर जो है शुद्ध पानी, उसका पीएच मान हो गया 7। ओके, लेकिन साथ ही अगर कोई चीज न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसका पीएच मान भी 7 होगा, यानी कि बी भी ऑप्शन सही है, ए भी सही है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ई, यानी मोर देन 1 इज करेक्ट। अब यहाँ लोग क्या बेवकूफी कर बैठे, प्योर वाटर पढ़े बिना आगे सोचे ई मार के बढ़ गए, बहुतों का गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? यहाँ पीरियोडिक टेबल को देखिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को आपको यूज करना है। ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा। तांबा यानी कि कॉपर। आप जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तांबा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, और हाइड्रोजन ही इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं कि एंगस्ट्रॉम जो है, ये उसका सिंबल है, ये किस चीज की यूनिट है? वेवलेंथ की, या एनर्जी की, या फ्रीक्वेंसी की, या वेलोसिटी की? सही जवाब आपको बताना है, और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी वेवलेंथ। तरंग दैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ कहा गया है कि आवृत्ति को नापा जाता है, मापा जाता है। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, किस चीज में फ्रीक्वेंसी को मापते हैं? हर्ट्ज में, या मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में, या वॉट में? ये क्वेश्चन 65th में भी रिपीट हुआ था, अलग फॉर्म में। सवाल यही था, हर्ट्ज वहां पर पूछ दिया गया था, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की यूनिट पूछी जा रही है, और उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हर्ट्ज। ठीक है, यानी कोई प्रक्रिया यूनिट टाइम में कितनी बार रिपीट होती है, वो उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35, कि डीएनए की खोज किसने की? अब ये अच्छा मजेदार सवाल पूछा गया था, और यहाँ पर 4 अलग अलग साइंटिस्ट के नाम दिए गए, या 5 भी दिए गए हैं। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जेरोजर मेंडल, जोहानसेन और हरगोविंद खुराना साहब।
और ऑप्शन ई है 1 से अधिक। तो देखिए यहाँ डीएनए के डिस्कवरी में इन सब का कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, और यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति को नहीं डेडिकेट किया गया है, बल्कि इसका करेक्ट आंसर ई लिया गया, मोर देन वन इज करेक्ट। ओके, अब अगर आप इसे को सेपरेटली समझना चाहें तो आप बता सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति का क्या कंट्रीब्यूशन था, दूसरे का क्या कंट्रीब्यूशन था। और डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड, और एक चीज होता है आरएनए, उसका मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। और डीएनए एक तरीके से वो ऐसा काम करता है कि जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में काम करता है। ओके, और आरएनए जो है, ये आरएनए वायरस में पाया जाता है, लेकिन उसमें डीएनए लैकिंग होता है, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। डीएनए एक तरीके से कह लें कि एक एसिडिक सब्सटेंस है, और इसको सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिक जो ये मैनचेस्टर है, उन्होंने इस तरीके से उसको डिटेक्ट किया था, और उसका उन्होंने नाम न्यूक्लियन दिया था। और जो उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये मॉडल डीएनए का 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजा गया। करेक्ट आंसर इसका ई लिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं कि ट्राइग्लिसैकराइड क्या है? प्रोटीन है, वसा यानी फैट है, हाइड्रो यहाँ ये कार्बोहाइड्रेट है, या फिर खनिज है यानी मिनरल्स है? सोच के आपको सही जवाब देना है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी कि ये एक तरीके का फैट है, वसा है। अब ये लोग सोचेंगे कि ये चीनी वगैरह को सैकराइड्स कहते हैं, मोनोसैकराइड्स, तो वैसी चीजें ये नहीं है, नाम मैच कर रहा था, और ऐसा नहीं है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, बल्कि एक तरीके का फैट है या तेल है आप कह सकते हैं। और कह सकते हैं कि ये 3 मोलिक्यूल्स तक से बना होता है फैटी एसिड्स के, और विच आर बाउंड टू 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। ओके, बस इतना जानना काफी है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं कि जो ईईजी है, ये किस चीज के मॉनिटरिंग में काम आता है? और ऑप्शन दिए गए हैं हृदय, लीवर, अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज, या फिर ब्रेन। तो जैसा आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर भी नजर आ रही है कि एक व्यक्ति के सिर में इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं, और जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है कि ये ईईजी का यही स्ट्रक्चर है, यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ओके, और यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन पर रीडिंग उसकी मॉनिटर की जा रही है, तो ये रिलेटेड है मस्तिष्क से, यानी ऑप्शन डी। यहाँ पर हमने 37 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, और इस सारे आंसर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। फिर हम आगे मिलेंगे तो आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप doubt.studyiq@gmail.com पर लिख सकते हैं, या आप इन नंबर्स को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।